हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अगले लेक्चर में फंडामेंटल राइट्स के। और ये आपका आखिरी लेक्चर होने वाला है फंडामेंटल राइट्स का। आखिरी के बचे हुए जो 5-6 आर्टिकल्स हैं उनको हम कवर करने वाले हैं। तो देखिए, बिना वक्त ज़ाये किए हम शुरुआत करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। हमारा जो अगला आर्टिकल्स का सेट है, आर्टिकल 29 से 30, वो है कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स में सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 29। ठीक है, आर्टिकल 29 क्या कहता है दोस्तों? आर्टिकल 29 बोलता है रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज। हमारे देश में जो माइनॉरिटीज हैं उनके इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। उनके इंटरेस्ट क्या हो सकते हैं? अपनी भाषा, अपनी सेक्ट, अपने कल्चर, इन सभी को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, इसमें एक छोटा सा पॉइंट और नोट करेंगे साइड में। जो माइनॉरिटीज़ हैं उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल मैं आपको देना चाह रहा हूँ। देखिए, माइनॉरिटीज़ को डिफाइन नहीं किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, एक ये चीज़ पहली चीज़ नोट करेंगे कि माइनॉरिटीज़ आर नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एक केस है TMA पाई केस, TMA पाई केस सन 2002। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया कि किसी भी स्टेट की पॉपुलेशन का 50% से कम अगर कोई कम्युनिटी है तो वो माइनॉरिटी में काउंट होगी। और माइनॉरिटी का जो आधार है वो है रिलीजन और लैंग्वेज, यानी कि रिलीजियस और लिंग्विस्टिक बेसिस पे माइनॉरिटीज काउंट होती हैं। स्टेट की पॉपुलेशन का 50% से कम। कौन सा केस है ये? TMA पाई केस 2002। ये 3-4 पॉइंट माइनॉरिटीज के बारे में आप जान लेंगे। एग्जाम्पल आप सभी को पता होंगे हमारे देश में, सिख, जैन, बुद्ध, पारसी, मुस्लिम्स, ये सभी माइनॉरिटीज का हिस्सा हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 29 टॉक्स अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज। अब आर्टिकल 29 का पहला क्लॉज क्या कहता है कि जो माइनॉरिटीज हैं इनका अधिकार है कि ये अपनी लैंग्वेज, अपनी लिपि और कल्चर, अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और अपनी कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकें। इनसे इनका ये अधिकार कोई नहीं छीनेगा। ठीक है, तो ये अपनी भाषा, अपने कल्चर और अपनी स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी प्रचार प्रसार और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से प्रचार प्रसार करते हैं ताकि ये बढ़े, इनका कल्चर, बजाय कम होने के। और ये इनका मौलिक अधिकार है। ठीक है, वहीं आर्टिकल 29 का दूसरा क्लॉज क्या कहता है? बात करता है नॉट टू डिनाई समवन्स एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बेस्ड ऑन कास्ट, रेस, रिलीजन और लैंग्वेज। यानी कि इन 4 आधारों पे किसी भी व्यक्ति का एडमिशन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में डिनाई नहीं किया जा सकता। आप इन 4 आधारों पे किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किसी व्यक्ति के एडमिशन को लेकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ये हमारा एजुकेशनल राइट है। अब अगर आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाएं और इनमें से किसी आधार पे आपसे भेदभाव किया जाए और एडमिशन देने से मना किया जाए तो आप बोलेंगे कि ये मेरा मौलिक अधिकार है, मैं एडमिशन दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स में आर्टिकल 29 कवर हो गया। ठीक है, आर्टिकल 30 की बात करें तो ये किस बारे में बात करता है? पढ़िए। ये बात करता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एडमिनिस्टर एंड एस्टेब्लिश देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। यानी कि जो माइनॉरिटीज हैं वो अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, शैक्षणिक संस्थानों को इस्टेब्लिश कर सकती हैं, स्थापित कर सकती हैं और उनको एडमिनिस्टर, उनका प्रशासन भी खुद ही संभाल सकती हैं। ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश करना और उनको एडमिनिस्टर करना। फॉर एग्जांपल मदरसाज, दे आर आल्सो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर रन बाय द मुस्लिम कम्युनिटी। अब ये 3 प्रकार के होते हैं। क्या? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। पहला जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हमारे आर्टिकल 30 में आता है वो है राज्य द्वारा रिकॉग्नाइज्ड और एडेड, यानी कि राज्य उनकी फंडिंग भी कर रहा है और उनको मान्यता प्राप्त भी वो कहलाते हैं। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त और एडेड यानी कि फंडेड। दूसरे वो हैं जो मान्यता प्राप्त तो हैं लेकिन फंडेड नहीं है, एडेड नहीं है। और तीसरे वो हैं जो ना तो एडेड है और ना ही मान्यता प्राप्त है। ये 3 प्रकार के इंस्टीट्यूशंस माइनॉरिटीज जनरली रन करती हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि माइनॉरिटीज अपने
एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर कर सकती है। अच्छा, एक आर्टिकल है आर्टिकल 350 ए, उसको मैं यही पढ़ा देता हूँ जो कि माइनॉरिटीज से रिलेटेड है। 350 ए कहता है कि जो माइनॉरिटीज हैं उनकी प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा, उनकी ही नेटिव लैंग्वेज, जो लैंग्वेज वो बोलते हैं उसमें की जानी चाहिए। इसका प्रावधान आर्टिकल 350 ए में होता है कि माइनॉरिटीज की प्राइमरी एजुकेशन उनकी नेटिव लैंग्वेज, उनकी ही भाषा में होनी चाहिए। और माइनॉरिटीज से संबंधित एक अधिकारी की नियुक्ति, माइनॉरिटीज ऑफिसर जिसको बोलते हैं, उसकी नियुक्ति आर्टिकल 350 बी के तहत होती है। पूछ लिया जाए अगर बोलकर कि आर्टिकल 350 बी में कौन से अधिकारी की नियुक्ति होती है, तो आप बोलेंगे माइनॉरिटीज ऑफिसर। ठीक है, तो ये आर्टिकल 29 और 30 हमने कंप्लीट किए। इसके बाद आर्टिकल 31 की बात आती है। देखो, आर्टिकल 31 में हमें कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि आर्टिकल 31 जो था पहले वो राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, जिसे बाद में शिफ्ट कर दिया गया आर्टिकल 300 ए में, जो कि एक लीगल राइट है। तो यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी अब आर्टिकल 300 ए का पार्ट है। 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से शिफ्ट किया गया, आपने पढ़ा था पहले भी। तो आर्टिकल 31 वाला जो पोर्शन है वो अब हमारे लिए कुछ खास काम का नहीं है। पहले जब ये पार्ट था तब पूछा भी जाता था, हालांकि आप लिख लेंगे फिर भी, मैं लिखवा भी देता हूँ आपको। चलिए, आर्टिकल 31 डालिए हेडिंग। आर्टिकल 31 इज राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेंगे शिफ्टेड और ट्रांसफर्ड टू आर्टिकल 300A एज अ लीगल राइट। ठीक है दोस्तों, चलिए, आर्टिकल 31 इज राइट टू प्रॉपर्टी और लिख लेंगे। अब ये शिफ्ट होकर के कहाँ पहुंचा दिया गया था, बाद में 300A में पहुंचा दिया गया। अब जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमें अगला पढ़ना है वो है आर्टिकल 32, विच इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। यही वो आर्टिकल है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को ताकत देता है, क्योंकि जब हम बोलते हैं कि हम अपने फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो वो इसी आर्टिकल के माध्यम से बोलते हैं। ये आर्टिकल जो है इसको डॉक्टर अंबेडकर ने इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला है। हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि दिल और आत्मा बोला है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। किसने? डॉक्टर अंबेडकर जी। तो जब हम बात करते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज की, ये किस बारे में बात करता है? देखिए, इसके अंदर के 3 सब आर्टिकल्स आते हैं, जिसमें जो सबसे पहला सब आर्टिकल है वो है आर्टिकल 32 क्लॉज 1। और इसका जो क्लॉज 1 है वो किस चीज का जिक्र करता है? आर्टिकल 32 क्लॉज 1 कहता है दोस्तों, द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू writs on the violation of the fundamental rights। अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो राज्य के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट रिट्स जारी कर सकता है। रिट बेसिकली कुछ ऐसी कमांड है जो सुप्रीम कोर्ट राज्य के खिलाफ में जारी करता है कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से। तो बेसिकली राज्य के खिलाफ हम इस आर्टिकल का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कर सकते हैं, ताकि वो रिट जारी करे राज्य के खिलाफ। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स ऑन द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स।
अब ये रिट्स कौन कौन सी हैं, ये हमें आर्टिकल 32 सब क्लॉज 2 में देखने को मिलता है। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास 5 टाइप्स ऑफ रिट्स हैं, 5 प्रकार की रिट्स हमारा सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। ठीक है, इनको हम वन बाय वन समझेंगे कि भाई अगर मैं सुप्रीम कोर्ट जाता हूँ, मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है, हनन हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट्स जारी कर सकता है बेस्ड अपॉन द कंडीशन। पहली, हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस का मतलब है टू हैव द बॉडी ऑफ। अगर आपका आर्बिट्ररी डिटेंशन हो जाता है या आपको बिना किसी प्रायर नोटिस के अचानक से उठाकर जेल में बंद कर दिया जाता है, आपको अगवा कर लिया जा राज्य के ही द्वारा डिटेंशन कर दिया जाता है बिना बताए उठा करके थोड़े समय के लिए, अ, बिना किसी प्रायर नोटिस के आपको हवालात में या किसी जगह पर कैद कर दिया जाता है। तो ऐसे में जब आप जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है हैबियस कॉर्पस, टू हैव द बॉडी ऑफ। उस व्यक्ति जिसको आपने डिटेंट किया है, डिटेंशन में रखा है, उस व्यक्ति की बॉडी मुझे अलाइव और डेड हर परिस्थिति में कोर्ट के अंदर चाहिए ही चाहिए। ये राज्य के ऊपर दबाव बनाता है। ठीक है, अगेंस्ट आर्बिट्ररी डिटेंशन और अरेस्ट विदाउट नोटिस। ठीक है, चलिए दूसरा, हैबियस कॉर्पस के बाद आता है मैंडमस। मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड। सुप्रीम कोर्ट कमांड कर रहा है, वी कमांड। सुप्रीम कोर्ट क्या कमांड कर रहा है दोस्तों? ये राज्य को, सरकार को कमांड कर रहा है किसी चीज के खिलाफ में। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट टू कमांड द स्टेट। सुप्रीम कोर्ट टू कमांड द स्टेट। ठीक है, किसी चीज के अगेंस्ट कोई भी गलत काम हुआ, कोई फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट कमांड करता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और इस चीज की भरपाई के लिए आपको ये करना है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट टू कमांड द स्टेट। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जिन पर ये लागू नहीं होता। एक्सेप्शंस आप अलग से नीचे लिख लेंगे। एक्सेप्शंस में आते हैं आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, मैंडेमस के एक्सेप्शंस में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पे लागू नहीं है। दूसरा एक्सेप्शन है इसका प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पे वी कमांड लागू नहीं है। और तीसरा है इसका गवर्नर। इन 3 लोगों पे वी कमांड लागू नहीं है। दीज 3 आर द एक्सेप्शंस ऑफ मैंडेमस। ठीक है, अब इसके बाद जो थर्ड रेट है वो है क्यू वारंटो। इसका मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। बाय व्हाट अथॉरिटी, क्यू वारंटो। अगर कोई व्यक्ति एलिजिबल ना होते हुए भी
किसी पब्लिक ऑफिस को एक्वायर कर लेता है, किसी पब्लिक ऑफिस में बैठ करके काम करता है, तो उससे ये सवाल पूछा जाता है कि आप किस अथॉरिटी से इस ऑफिस में विराजमान हैं और ताकतों का इस्तेमाल, पावर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि आप एलिजिबल नहीं हैं। ये जनरली नेपोटिज्म और करप्शन के केसेस में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, बाय व्हाट अथॉरिटी, ये किस पर लागू नहीं है ना। फॉर दोज who acquire public offices despite being ineligible, despite being ineligible होते हुए भी पब्लिक ऑफिसेज एक्वायर कर लेते हैं, उन लोगों के लिए ये व्यवस्था की गई है। इसके एक्सेप्शंस लिख लीजिए क्यू वारंटों के। क्यू वारंटों के एक्सेप्शंस में दोस्तों प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या प्राइवेट बॉडी कोई भी और गवर्नर, ये दो लोग आते हैं। ठीक, याद होना चाहिए आपको, क्योंकि गवर्नर की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के अपनी इच्छा अनुसार होती है। उसके लिए कोई एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर कुछ अलग से इलेक्शंस कंडक्ट नहीं होते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत और उनकी इच्छानुसार गवर्नर को वो नियुक्त करते हैं। अब ये जो शुरुआत की 3 रिट्स मैंने आपको बताई, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस और क्यो वारंटो, ये रिट्स का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट राज्य के खिलाफ में करता है। ठीक है, राज्य के खिलाफ। इसके अलावा जो 2 रिट्स हैं 5 में से, वो सुप्रीम कोर्ट अपने से लोअर कोर्ट्स के खिलाफ में इस्तेमाल करता है। इसलिए आगे आने वाली 2 रिट्स जो हैं उनको मैं जुडिशियल रिट्स बोलूंगा। जुडिशियल रिट्स, जुडिशियल रिट्स। ठीक है, अब जुडिशियल रिट्स में जो पहली रिट है, यानी कि हमारी चौथे नंबर की रिट, वो है प्रोहिबिशन। दोस्तों प्रोहिबिशन में क्या होता है? प्रोहिबिशन में ये होता है कि जो लोअर कोर्ट फैसला सुना रहा है, अगर ऐसा हुआ कि लोअर कोर्ट का जो सुनाया गया फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आता है और सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि ये जो फैसला है ये सही नहीं है, तो वो इस पर रोक लगा देता है, जस्ट स्टॉप का निर्देश देता है। तो प्रोहिबिशन में सुप्रीम कोर्ट आस्क्स द लोअर कोर्ट टू जस्ट स्टॉप इट्स ऑर्डर्स, अपने ऑर्डर्स को वहीं रोक दो। ठीक है, अपने ऑर्डर्स को वहीं रोक दो। आप लोगों ने उतार लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूं। अपने ऑर्डर्स को वहीं रोक दो। हे हाई कोर्ट, तुम्हारे इस डिसीजन में दम नहीं है, इसमें थोड़ा सा इशू में आपको दोबारा से देखने की जरूरत है, इसलिए कृपा करके इसको यहीं रोकें। ठीक है, वहीं जो लास्ट रिट है वो इसका नाम है सर्टियो रारी। सर्टियो रारी, सर्टियो रारी में सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट से कहता है, सुप्रीम कोर्ट आस्क्स द लोअर कोर्ट टू स्टॉप एंड ट्रांसफर द केस। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अब अपना निर्णय मत सुनाओ, इसे रोक दो और इस केस को हमें ट्रांसफर कर दो। स्टॉप एंड ट्रांसफर द केस। ठीक है, अब जब ये रोक के सुप्रीम कोर्ट जाएगा और
गहराई से इसकी तफ्तीश होगी और गहराई से एक एक पहलू को खोल करके देखा जाएगा, तब जा करके इसका एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार होगी और निर्णय लिया जाएगा। इसीलिए सर्टियोरारी को और क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? इट इज ऑल्सो नोन एज पोस्टमार्टम रिट। पोस्टमार्टम रिट भी इसको कह दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 प्रकार की रिट्स सुप्रीम कोर्ट जारी करता है आर्टिकल 32 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत। आई थिंक ये आपको समझ में आ गई होंगी। इस टॉपिक को पॉज करके इन पॉइंट्स को नोट डाउन करें। अब हम आगे अगले पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, अगला जो आर्टिकल है 32 का, वो है आखिरी सब क्लॉज, आर्टिकल 32 सब क्लॉज 3, जिसके तहत कुछ नहीं है, बस इतना बोला गया है कि पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट हैज द अथॉरिटी बोल लो, पावर बोल लो, टू एक्सटेंड द रिट ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि जो कोर्ट का रिट जारी करने की जो क्षेत्राधिकार है, ज्यूरिसडिक्शन है, उसको बढ़ा सकता है पार्लियामेंट बाय पासिंग अ लॉ। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। दोस्तों, फंडामेंटल राइट के सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को हमने कवर किया है। अब 33, 34 और 35 ये कुछ 3 आर्टिकल्स हैं, इनको भी हम क्विकली देख लेते हैं। ये आर्टिकल्स हमसे क्या कहते हैं? तो आर्टिकल 33 बोलता है, क्या बोलता है आर्टिकल 33? आर्टिकल 33 बोलता है कि जो पार्लियामेंट है वो कुछ स्पेसिफिक केस में फंडामेंटल राइट्स को कंट्रोल कर सकती है। फंडामेंटल राइट्स को कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जहां फंडामेंटल राइट्स व्यक्ति या अ ग्रुप ऑफ पीपल को ना दे करके उनसे ले लिया जाता है, या कुछ फंडामेंटल राइट्स उनसे ले लिए जाते हैं, जिसके लिए आर्टिकल 33 का प्रावधान हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो जरा हम समझते हैं। द स्टेट कैन कंट्रोल द फंडामेंटल राइट्स ऑफ किस किसके? मिलिट्री पर्सोनल्स, इनकी ट्रेनिंग और इनके काम के हिसाब से, क्योंकि ट्रेनिंग में अगर फंडामेंटल राइट्स की डिमांड होगी तो इनकी ट्रेनिंग इतनी हार्श होती है कि वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी और हमारी फौज वीक रह जाएगी। इसीलिए मिलिट्री पर्सोनल्स, इसके अलावा दोज हु मेंटेन पब्लिक ऑर्डर, वो जो पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करते हैं, जैसे कि पुलिस। तीसरा, दोज विद सेंसिटिव इन्फो, वो लोग जिनके पास सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि रॉ के एजेंट्स, इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह। और आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर की जो फर्म्स हैं उनके पास भी देश की बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, लोगों की चैट्स, बहुत सारी डिटेल्स होती हैं। कई बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को अंजाम दिया जाता है, इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, टेररिस्ट्स की हायरिंग की जाती है, वो सभी तमाम इंफॉर्मेशन इनके पास में होती हैं, आईटी सेक्टर पर्सनल्स के पास में।
जो भी सीनियर लेवल अथॉरिटीज होती हैं आईटी सेक्टर की, उनके पास। ठीक है, तो इनसे इनकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको राज्य अगर चाहे तो कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, ये नोट डाउन करने के बाद आप अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ें। आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 किस बारे में बात करता है? रेस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन एरिया वेयर मार्शल रूल या मार्शल लॉ इज इम्पोज्ड। जिन क्षेत्रों में फौज का कानून चलता है, जिन क्षेत्रों में फौज लागू कर दी जाती है, वहां जब फौज का कानून चलना शुरू होता है तो वहां फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। वहां फिर साधारण शासन प्रशासन काम नहीं करता, वहां सारे काम फौज के अनुसार होते हैं। और फौज के जब कानून लागू होते हैं, जैसे कि सेंसिटिव एरियाज ऑफ जम्मू कश्मीर, नागालैंड एटसेट्रा, तो फिर दिक्कतें होती हैं। बहुत जल्दी थोड़ी सी शक की बिना पे भी लोगों पर गोली चला दी जाती है। ऐसे में अगर लोग फंडामेंटल राइट्स की डिमांड करते हैं तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो मार्शल लॉ के तहत आर्टिकल 34 का इस्तेमाल करते हुए रेस्ट्रिक्ट कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, इसका उदाहरण आप लिख सकते हैं आफ्सपा 1958, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोविजन एक्ट। ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट आफ्सपा। इसके बारे में आप चाहें तो गूगल पे थोड़ा जाकर के पढ़िएगा, आपको आर्टिकल 34 की और डीप अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। फाइनली हमारा जो आर्टिकल आता है वो आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 क्या कहता है दोस्तों? ये कहता है द पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स वेस्ट्स इन दी पार्लियामेंट। समझ गए होंगे आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूं। फंडामेंटल राइट्स के अंदर संशोधन करने का अधिकार पार्लियामेंट के पास है, पार्लियामेंट में निहित है। ठीक है, द पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स वेस्ट्स इन द पार्लियामेंट ओनली। ठीक है, तो दोस्तों आज हमारा आर्टिकल 35 के साथ में ये जो फंडामेंटल राइट्स का सफर था थोड़ा लंबा खिंच गया, बीच में क्लासेस नहीं हो पाई। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस देख रहे हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप सभी आपके लिए वीडियोस कंटिन्यूसली अवेलेबल है। फंडामेंटल राइट्स आज ओवर हो जाते हैं। कल हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज यानी कि डीपीएसपीस को शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप बार बार रिवाइज करते रहें। प्रैक्टिस सेट घटना चक्र पूर्वावलोकन जरूर लगाएं, जरूर से लगाएं। और हर ऑप्शन को जब भी आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करें तो केवल आंसर नहीं देखना है। अगर कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता है तो उसकी जो डिटेलिंग दी गई है उसको अपने शॉर्ट नोट्स में एक अलग से कॉपी बनाएं, शॉर्ट नोट्स में लिखें। और बाकी सारे ऑप्शंस जो सही ऑप्शन के अलावा दिए गए थे उन पर भी विचार करें कि ये ऑप्शंस जो हैं ये किससे संबंधित है। इस प्रकार से आपकी तैयारी इतना अच्छी हो जाएगी कि प्री आपके लिए निकालना बहुत आसान बात हो जाएगी दोस्तों। मेरी बातों को जरूर माने, मैं ऑलरेडी प्री क्लियर कर चुका हूँ 2025 यूपी पीसीएस प्री में क्लियर कर चुका हूँ। और जो स्ट्रेटेजी मैंने खुद फॉलो की थी, जो कंटेंट मैंने खुद पढ़ा था, वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।